दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, 16 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर देना है, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताए जाएंगे। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, आपको हिंदी में बहुत आसानी से 100 में 90+ स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको आंसर किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है ये आपको नहीं पता है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन का जवाब तो आता है, लेकिन किस तरीके से उसको लिखें कि उनको पूरा नंबर मिले, आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, शुरू के 12 मिनट में हम लोग जानेंगे कि आपको आंसर को 16 फरवरी को किस तरीके से लिख कर आना है। उसके बाद आपके पेपर में क्लास 12 की बात करें तो 14 प्रश्न आने वाले पूरे हिंदी के पेपर में, और क्लास 10th में टोटल 9 प्रश्न। तो मैंने सोचा कि आपको कॉपी किस तरीके से लिखना है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है कि आप कम टाइम में 90+ स्कोर कर सके। अगर आपके पास 1-2 दिन भी टाइम है तो आप इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप उतना तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी में 90+ फोड़ के आओगे। क्लास 12 के जितने स्टूडेंट हैं 12 से 27 मिनट तक क्लास 12 में जो 14 प्रश्न आ रहे हैं, उन 14 प्रश्न में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये आपको बताऊंगा। और फिर 27 मिनट से 37 मिनट तक जो 10th का 9 प्रश्न आने वाला है वो कौन कौन सा आपको तैयार करना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, 10th वाले या 12th वाले, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगा है, तो 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना अगर ऐसे ही आपको सभी विषयों का वीडियो चाहिए। आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो, आपको अपना पेपर मिल चुका है, आपकी कॉपी मिल चुकी, तो अब आपको कॉपी में सबसे पहले फ्रंट पेज भरना रहता है। तो इसमें आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, सबसे पहले ये जान लो कि आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर यहां पर अंकों में मेंशन करना है, फिर यहां पर इसी अनुक्रमांक को आपको शब्दों में लिखना है, फिर आपको विषय देखना है। तो विषय आपको अपने पेपर में यहां पर आपको मेंशन किया रहेगा, जो विषय का पेपर रहेगा आप यहां पर इसको लिख दोगे। उसके बाद यहां पर आओगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी ये क्या होता है, ये जब आप कोई भी पेपर आपकी यूपी में किसी भी बोर्ड का आप पेपर दे रहे हो तो उसमें पेपर कोड रहता है, क्योंकि कई जिलों में अलग अलग पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी यहाँ पर पेपर कोड रहेगा ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का दिन आप डाल दोगे, परीक्षा की तिथि जो भी डेट रहेगा, जैसे 1 फरवरी में है 16 फरवरी को, तो 16 फरवरी यहाँ पर डाल दोगे। केंद्र का नाम, जिस जगह पर आपका पेपर गया है सेंटर, ये आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा, वहां पर केंद्र का नाम आप लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर ये कक्ष निरीक्षक को भरना है, तो आपको यहाँ पर नहीं भरना है, ठीक है। और यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे आपको OMR सीट में भी इस बार 20 अंक देने हैं, तो यहां पर ये सारा कुछ मेंशन रहेगा। आपको सिर्फ OMR सीट पर यहां पर एक हस्ताक्षर करना है और एक हस्ताक्षर यहां पर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही हस्ताक्षर आपको करना है जो आपने अपने एडमिट कार्ड पर किया है, और फिर यहां पर किस तरीके से जवाब देना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला पेज आपको समझ में आ गया। अब आपको आनी है अपने पेपर में सबसे पहला काम, आपको पेपर में वो प्रश्न को सॉल्व करना है जिसमें आपकी गलती एक भी ना हो। तो जैसे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें क्या गलती हो सकती है, कुछ नहीं। तो सबसे पहला काम, जैसे आप पेपर सॉल्व करने जा रहे हो तो 15 मिनट आपने देख लिया क्या क्या पेपर में आया। यहां पर इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, ठीक है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब आप सबसे पहले खंड क करोगे, खंड ख, तो सबसे पहले जो भी खंड, क्योंकि 2 खंड है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पहला कौन सा खंड आप करने जा रहे हो, ठीक है। तो खंड क से शुरू है, तो आप सबसे पहला पेज आपका ये है, तो आपने यहां पर सबसे पहले हेडिंग लगा दिया खंड क, ठीक है। अब इसमें यहां पर ध्यान दो, यहां पर प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, 1 है इसी में, और यहां पर ये देखो प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आप किसका जवाब दे रहे हो। तो उत्तर नंबर 1 का, अब इसमें कई ऑप्शन है, क ख ग घ अंग, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहां पर लाइन खींच लोगे। अब आप जैसे प्रश्न खंड का उत्तर नंबर 1 का क जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो क में आपका डिप्टी कलेक्टर के लेखक है, दूसरा अमरकांत, बिल्कुल सही है। तो क का सेकंड यहां पर आप लिख सकते हो। उसके बाद सही जवाब भी आपको देना है, ये नहीं कि सिर्फ क का सेकंड ऑप्शन लिख दिए। आपको यहां पर अमरकांत सही है तो आपको ब्लू पेन से अमरकांत लिखना है, ठीक है।
तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपको क ख ग घ अंग, इसके बाद सेम टू सेम जो सही जवाब रहेगा वह आपको यहां पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहां पर उत्तर नंबर 2 सेम काम ख ख ग घ अंग, और इसका जो सही जवाब रहेगा वो यहां पर आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेंशन कर दोगे। अब यहां पर आपका शुरू होता है प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है 3। यहां पर दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालोगे। अब इसमें कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 5 क्वेश्चन करने, ठीक है। जैसे 5 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं, तो इसमें आपको जो भी आप देख रहे हो गद्यांश आपका आएगा, उसमें आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम, तो ये सारा कुछ तो आप एक क ख ग घ अंग डाल के करोगे। लेकिन आप जब भी पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखोगे तो आप ब्लैक पेन से इसको जरूर लिखोगे, ठीक है। इससे आपका हाईलाइट होगा और आपका एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। इसके बाद सेम काम आपको प्रश्न संख्या 3 में ये भी करना है। प्रश्न संख्या 4 आपका जैसे पदांश आएगा, तो इसमें भी 2 ऑप्शन रहेगा, तो दोनों का आप क ख ग घ अंग करके जवाब दे दोगे। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 5 आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर 5। इसमें देखो क ख है, ठीक है, तो आप मेंशन करोगे सबसे पहले कि लेखक का कर रहे हो कि आप कवि का कर रहे हो। तो प्रश्न संख्या 5 का क। अब इसमें आप 3 लेखक में से किसी एक लेखक का करना है, ये नहीं कि तीनों का आपका करना है। तो किसी एक में कौन सा करो, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो प्रश्न संख्या 5 का क का तीसरा। अब यहां पर आपने जिस भी लेखक का लिखना आपने सोचा है उसका सबसे पहले यहां पर हेडिंग लगाओ, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें आपको देखो, इसमें इनका साहित्यिक परिचय देना है, साथ में उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। और यहां पर एक चीज और कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ये नहीं कि आपको बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, ठीक है। तो आप यहां पर सबसे पहले इनकी साहित्यिक विशेषताएं, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं। अब यहां पर जब आप प्रमुख कृतियां इनकी लिखोगे तो आप ब्लैक पेन से इसको सबसे पहले हाईलाइट करोगे कि अब इनकी आप प्रमुख रचनाएं लिखने जा रहे हो। अगर आपको अपने साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय को और थोड़ा सा और बच्चों से अलग करना है तो यहां पर आप संक्षिप्त परिचय बना सकते हो एक, वहां पर नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु में आपको ख करना है। तो यहां पर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, इसके नीचे फिर नहीं लिखोगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख में जो करोगे उसके बाद इस वजह से रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, और फिर इनके सारी चीजें इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 का ख करोगे। अब यहां पर प्रश्न संख्या 6 जैसे इसमें ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यहां पर देखो इसमें भी अथवा है, इसमें भी अथवा, इसमें भी, यानी सिर्फ एक ही कहानी आपको करना है। तो जब भी आप कहानी तैयार करो तो किसी एक कहानी का सारांश आप जरूर तैयार कर लो। आप इसको कैसे लिखोगे, आपको ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 है तो इसको लगाओगे। अब जिस भी कहानी का आप लिख रहे हो उस कहानी का नाम यहां पर लिख दोगे, उसके बाद उस कहानी का सारांश एक पेज पर 80 शब्द में आप लिख दोगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 7, इसमें स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी आपको टोटल इसमें खंडकाव्य कितने दिए हैं, 4 तक ऑप्शन दिया है, 6, ठीक है। इसमें आपको एक खंडकाव्य के 2 ऑप्शन है, इसमें सिर्फ एक ही करना है। तो अब जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या 7 का कौन सा कर रहे हो, इसमें क्योंकि एक ही करना है तो क ख ग घ इसमें आप मेंशन करोगे कि क वाला कर रहे हो। अब क वाले में जैसे इसमें है कि मुक्ति युग खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करने, ठीक है। तो गांधी जी का चरित्र चित्रण हेडिंग लगा दोगे और फिर आप इसको लिखना शुरू करोगे। अब जो अपनी कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया गया था कि आपको 2 खंड दिए गए, ठीक है। तो खंड काव्य करने के बाद यहां से खंड ख शुरू होता है। तो जब भी आप खंड ख शुरू करोगे तो यहां पर आप मेंशन करोगे कि अब आप खंड ख शुरू करने जा रहे हो। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, क और ख। तो प्रश्न संख्या 8 का यहां पर लिखोगे, क सबसे पहले आप करने जा रहे हो, ठीक है। अब क में 2 है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, अथवा किया है, ठीक है, अथवा किया है, तो यहां पर कोई एक करना है। तो अब जो भी आप करोगे गदांश वाले, ठीक है, गदांश या पदांश, तो जैसे अतीते डैश 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 करके रोचते इत्यवोचन, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप किस गदांश का जवाब दिए हो। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका
किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले संदर्भ हेडिंग लगाओगे, संदर्भ लिखोगे। इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिशा के इस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें यही बताना है कि किस लेसन से लिया गया है। ठीक है, तो उस लेसन का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग लगाओगे, संदर्भ लिखने के बाद एक लाइन का डैश दोगे, मतलब गैप करोगे। उसके बाद अनुवाद हेडिंग लगाओगे और फिर आपको अनुवाद लिखना है। क्लियर है? उसके बाद सेम काम आपको करना है प्रश्न संख्या 8 के क में, और संदर्भ हिंदी अनुवाद श्लोकों में भी यही काम कर देना। ठीक है, और इसमें सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर तो आपको जरूर तैयार करना है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9 शुरू हो जाएगा। देखो इसमें बहुत ध्यान से प्रश्नोत्तर संख्या 9, इसमें देखो निम्नलिखित मुहावरों युक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अब इसमें आपको टोटल 4 दिया है, तो इसमें से कौन सा आप करो? प्रश्न संख्या 9 का क कर रहे हो तो मेंशन करो। ठीक है, अब इसमें जैसे अपने पैर पर खड़े होना, तो सबसे पहले ये लिखोगे, फिर इसका आपको सबसे पहले अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है। 1 नंबर अर्थ पे, 1 नंबर वाक्य। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, 1 नंबर ये मिल गया अर्थ पे। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग करते समय यहाँ पर लिखोगे कि वाक्य प्रयोग करो, फिर यहाँ पर करोगे तो 1 नंबर इस पे मिलेगा। सेम काम आपको 10 में करना है, निम्नलिखित शब्द के संधि विच्छेद में से किसी सही का। तो अब जो भी प्रश्न संख्या 1 कर रहे हो, ठीक है, आपको 3 है जिसमें से एक ही करना है, तो तीसरा कर रहे हो तो सही जवाब कौन है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। सेम काम इधर शब्दों को व्यक्ति और वचन में शब्द युग्मों का सही अर्थ, तो उभय और अभय प्रश्न संख्या 9 का क करोगे। अब क में कौन सा कर रहे हो, ठीक है, उसको आप मेंशन कर दोगे। सेम काम इधर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, तो किसी एक का, जैसे काल है, चपला है, नाग है, तो नाग का सर्प और हाथी, तो नाग का कर रहे हो तो 11वां का ख मेंशन करोगे, तीसरा नाग का सर्प और हाथी। तो इस तरीके से आप इसको कर दोगे। इसके बाद अब जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 12 आपका है, ठीक है, तो इसमें आपको क ख ग 3 दिया 2-2 नंबर का, जैसे वीर अथवा हास रस का लक्षण उदाहरण। तो अब जैसे प्रश्न संख्या 12 कर रहे हो तो 12 का क कर रहे हो, तो अब इसमें वीर रस कर रहे हो, हास रस, वीर रस कर रहे हो। सबसे पहले इसका आपने लक्षण बता दिया, उसके बाद उदाहरण पर 1 नंबर है, तो उदाहरण को आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर इसको आपको करना है। इसके बाद आप आओगे प्रश्न संख्या 13 में, जहां पर आपको 2 दिया रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें प्रश्न संख्या 13। अब पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है पत्र का फॉर्मेट, तो पत्र का फॉर्मेट सही रहेगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी पत्र आप कर रहे हो उसका विषय एकदम क्लियर रहना चाहिए कि आप किस विषय पर करो। विषय आपको क्वेश्चन में से मिलेगा। ठीक है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। आपको एक आवेदन पत्र लिखना है आपको विद्यालय के प्रबंधक को। ठीक है, तो आपको दूसरा है होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें ऋण की मांग की गई हो, यानी आपको उधार चाहिए। ठीक है, तो आपको यह आवेदन पत्र दोनों में से एक करना है। अब जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका रहता है वह रहेगा प्रश्न संख्या 14। तो आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 14, अब जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो सबसे पहले उस टॉपिक का नाम, उसके बाद एटलीस्ट आपके जो निबंध है उसमें 4 से 5 सब हेडिंग रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप निबंध पद को कैसे लिखोगे, सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भी सेकंड हेडिंग लगाओगे उसमें खत्म होने के बाद दूसरे हेडिंग में कम से कम 1 लाइन का गैप आपका रहना चाहिए, ये आपके पेपर में। अब क्लास 12 के स्टूडेंट और आपको 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है। आपके पेपर में टोटल 14 प्रश्न आएंगे जो आज के इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो जो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा, अगर आप उतना तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी में 100 में 95 प्लस फोड़ सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो बताया जाएगा आप सिर्फ 1 दिन में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो अगर कुछ नहीं पढ़े हो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को आपको कैसे तैयार करना है सब कुछ आपको बारी बारी बताया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप खुद बोलोगे काश ये वीडियो में पहले मिल गया होता। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टोटल आपके पेपर में 14 प्रश्न आने वाले हैं। एक एक प्रश्न को कैसे तैयार करना है, कहां से तैयार करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। सबसे पहला
जो आपको प्रश्न संख्या 13 ये आपका आएगा 6 नंबर का, जो रहेगा आपका पत्र। ठीक है, आपको पेपर में ऐसे 2 ऑप्शन रहेंगे, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र, अथवा करके शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। ये टोटल आपको 6 नंबर के रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया तो आपको सिंपली 2 पत्र तैयार करना है, एक में बैंक में खाता खोलने के लिए या फिर उसी बैंक में पढ़ाई या व्यवसाय के लिए कर्ज के लिए। दूसरा आपको पत्र देख लेना है, शहर में आपके फैली संक्रमण बीमारी पर आपको जिला अधिकारी को पत्र लिखना है। सबसे पहले पत्र में आपको क्या तैयार करना है, शुरू में जो उसका फॉर्मेट होता है वो, बीच में तो आप बनाकर लिख सकते हो और विषय तो आपको इसी क्वेश्चन में से मिलेगा, लास्ट में जो रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आपको ये 2 टॉपिक पर सबसे पहले पत्र तैयार करना है। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में सवाल है कि ये सारे पत्र, निबंध, रस, छंद, अलंकार हमें कहां से मिलेगा, कि हमें एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ताकि आपको ढूंढने की भी जरूरत न पड़े। उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है प्रश्न संख्या 12 में, जो आपको 6 नंबर फ्री में दिला सकता है, क्योंकि इसमें प्रश्न संख्या 12 इसमें 3 रहेगा, क ख ग, जिसमें रस, छंद व अलंकार रहेगा। तो आपको सबसे पहले वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण, दोहा अर्थात सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण, यानी उदाहरण आपको तीनों तैयार करना है। 1 नंबर आपका उदाहरण पर है। क्वेश्चन नंबर 12 इसको आपको कहां से तैयार करना है, इसको सिंपली आप क्वेश्चन बैंक में ये दिया गया है लक्षण व उदाहरण के साथ। तो आपने जिस भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लिया है उसमें ये जितने भी रस, छंद, अलंकार मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको यही तैयार कर लेना है, आपका 6 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है सीधे प्रश्न संख्या 6 पे और प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 6 में बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, फिर यहीं पर अथवा रहेगा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। यानी आपको कहानी, आप बोलते हो सर कौन सी कहानी तैयार करें, तो आप इन तीनों में कोई भी तैयार कर लोगे तो तीनों में अथवा है। तो यहां पर सिंपली आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है, वहां से किसी भी एक कहानी के उद्देश्य बस आपको तैयार कर लेना है, या फिर उस कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में, और सिर्फ 80 वर्ड में, ये नहीं कि पूरा उसमें बहुत बड़ी कहानी लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड है। तो तीनों में से कोई एक कहानी का आप कथा वस्तु अपने शब्दों में तैयार कर लोगे तो कहानी वाला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उसी के नीचे आपका रहेगा खंडकाव, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। खंडकाव में अपने जिले के खंडकाव में आपको जो भी आपका जिला है, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कई सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखो ये पूरा यहां तक खंडकाव का है, तो आपके जिले में जो भी खंडकाव है, अगर उस खंडकाव में कोई नायक जो प्रमुख है तो उसका चरित्र चित्र तैयार कर लो, या फिर उस खंडकाव की कथा वस्तु संक्षेप में तैयार कर लो। ये आपका 5 नंबर खंडकाव से तैयार हो जाएगा। आज के लिए सबसे पहले आपको मुहावरे, संधि विच्छेद, विभक्ति वचन, शब्द युक्त, पर्यायवाची वाक्यांशों के एक शब्द वाक्यों को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, ये सारा कुछ आपके व्याकरण में पूछेगा प्रश्न संख्या 9 में। जैसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 शुरू होगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। तो यानी आपको 4 दिया है जिसमें से सिर्फ एक करना रहेगा। ठीक है, इसका सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है, फिर उसके बाद वाक्य प्रयोग। फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद, तो तथापि का संधि विच्छेद, तथा प्लस अभी। अब यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 करना है संधि विच्छेद। ठीक है, जैसे परमेश्वर का संधि विच्छेद तो पर प्लस ईश्वर तो होगा नहीं, यहाँ पर परम प्लस ईश्वर भी नहीं हो, परम प्लस ईश्वर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर गायक का संधि विच्छेद, यानी 3 नंबर आपको संधि विच्छेद में मिलेगा। फिर आपको 2 नंबर दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन पर। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 आपको बोलेगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन का मतलब विवश और व्याकुल नहीं होता है, कवच और भोजन नहीं होता है। उसके बाद इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देगा, वस्त्र और आदत, बिल्कुल सही है। अंबुज और अम्बुद का, अंबुज और अम्बुद का क्या हो जाएगा, कमल और बादल। ठीक है, इसी तरीके से 2 नंबर पे ये रहेगा,
इसमें से एक आएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 4 ऑप्शन है, किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना है पर्यायवाची। ठीक है, जैसे नाग है तो सर्प हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अंबर है तो आकाश हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। तो 2 नंबर, 1 नंबर इस पे आपको मिल जाएगा। फिर यहां पर आपको पूछेगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो आंखों के सामने हो। तो प्रत्यक्ष, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ग्रामर में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को, यानी 4 दिया रहेगा जिसमें गलती रहेगा वाक्य में, उसको शुद्ध करना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, इस सरोवर में अनेक कमल खिले। यानी कहने का मतलब है कि आपका प्रश्न संख्या 9 से 11 तक हिंदी व्याकरण रहेगा। इसको सर हम कहां से तैयार करें, तो इसको आपकी जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें पिछले 3 साल का पूरा क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए है वो सभी को आप एक बार पढ़ लो और ये बहुत ईजी आएगा, इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो ग्रामर की बहुत ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा वह रहेगा आपका निबंध। ठीक है, जैसे कि आपको प्रश्न संख्या 14 रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध निकला। 2 नंबर प्रस्तावना, 7 नंबर इसके प्रमुख जो हेडिंग लगाओगे उस पे रहेगा 9 मार्क्स का। ठीक है, तो देखो निबंध को तो आपको तैयार करना नहीं है, आपको बनाकर लिखना है। तो आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं जिसपे आप देख लो कि इस पे क्या क्या सब हेडिंग बन सकता है, जैसे बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण का महत्व, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा। ये 5 है जिसमें से एक आना कंफर्म है। तो इसमें निबंध में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि अगर कोई टॉपिक आप चूज कर रहे हो तो इसमें आप सबसे पहले देखो कि इसमें क्या क्या आप सब हेडिंग 4-5 बना सकते हो। ठीक है, उसी टॉपिक को आप चूज करो जिसपे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो और इसको आपको बनाकर लिखना है। तो कोशिश करो 3-4 निबंध को आप देख लो कैसे सब हेडिंग बनता है इन टॉपिक पर, फिर आप निबंध बहुत आराम से बनाकर लिख सकते हो। और इसको आप लास्ट में करना, क्योंकि इसको पहले करोगे तो इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको आपको लास्ट में करना है। क्लियर है। संख्या 5 में क्या देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसमें से 3 आपको देगा। अगर आप ये 3 तैयार कर ले तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपका एक आना श्योर है। तो इन 3 लेखकों का आपको साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं तैयार करना है। फिर ख इसी में देगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, जो आपको 3 देगा। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें अगर आपको किसी और लेखक का ऐड करना है, ठीक है, तो आप एक जयशंकर प्रसाद का ऐड कर सकते हो या अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, ये आपको दिला देगा 5 नंबर। ठीक है, अब इसको आपको जो भी आप लेखक या कवि का लिख रहे हो, सबसे पहले उनका नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम। अब अगर उनके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी प्रमुख कृतियां, जो 2 नंबर आपको दिलाएंगे। तो जितने भी लेखक या कवि का मैंने बताया, 3 ये, एक जयशंकर प्रसाद, चारों का आप जितने भी इनकी प्रमुख रचनाएं उनको कॉपी पे नोट कर लो, याद कर लो, क्योंकि प्रमुख रचनाएं आप बनाकर नहीं लिख सकते, बाकी चीजें तो आप बनाकर भी लिख सकते हो। रचनाएं अगर गलत लिख दिए तो पूरा नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको इन जितने भी लेखक कवि का बताया, इनको आपको क्वेश्चन बैंक से एक बार देख लेना है। क्लियर है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे आपके पेपर में ये आपको 10 नंबर दिलाएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप कैसे तैयार करोगे। सबसे पहले आपके पेपर में शुरू में यही रहेगा। ठीक है, खंड क से शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी, लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर। ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी, बाण बध की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी तरीके से आपको 10 देगा गद्य पद से। तो इसको आपको कहां से तैयार करना है, इसको तैयार करने के लिए देखो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए 300 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पिछले 3 साल के, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो 300 क्वेश्चन तैयार कर लो, और जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उनमें आप एक बार सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, तो ये आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत करना नहीं, क्योंकि पिछले साल से ही आता है। तो ये आपका 10 नंबर, ये 2 चीज तैयार कर लोगे तो ये 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और शुरू में कोशिश करो एमसीक्यू क्वेश्चन लिखने की, क्योंकि एग्जामिनर में इसमें आपको गलती नहीं ढूंढने, क्योंकि ऑप्शन भी आप देखकर लिखोगे तो गलती होने के चांस बहुत कम है, और यहां से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जिसमें आपको सबसे ज्यादा समस्या है, ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में जैसे यहां पर आपको देगा
कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक गद्यांश देगा, एक पदांश देगा। इसमें आपको बुक का नाम संस्कृत दिदिशा ये तैयार रहना, क्योंकि आपको लिखना क्या है, ससंदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखते हो कि ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिदिशा के किस नामक पाठ से लिया, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया। जैसे इस गद्यांश को महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, तो संदर्भ याद करने के लिए आपको पाठ का नाम, जितने भी आपकी गद्यांश और पदांश के चैप्टर हैं, पाठ का नाम आप तैयार कर लो। इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, जैसे संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, महामना मालवीय। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे पहचानना है, आप गद्यांश पढ़ोगे, जैसे महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता। तो देखो ये आपका एक चैप्टर महामना मालवीय, तो आपको सभी चैप्टर के बारे में पता रहेगा, तो आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, महामना मालवीय, ये 3 चैप्टर को आपको 100% जितने भी गद्यांश है उनको देख लेना है। उसके बाद जैसे आपको फिर देगा इसी में ख, दिए गए पदांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद 2 + 5 7 नंबर, 2 नंबर इसमें भी आपको संदर्भ में दिया है। तो आपके जितने भी चैप्टर है पदांश के उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट सुभाषित रत्नानी पाठ को आपको जरूर तैयार कर लेना। अगर ये चैप्टर के आप सभी पदांश तैयार कर लिए तो इसमें से एक रहेगा, जैसे ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, तो आपको संदर्भ में कुछ नहीं बताना रहता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य संस्कृत दिदिशा के इस चैप्टर से लिया गया, फिर आपको इसी का हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ये 3 चैप्टर तो आपको मैंने गद्यांश के लिए बताया, पदांश के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसी में आपको आएगा प्रश्न संख्या 3 और 4, जो आपका रहेगा गद्यांश पदांश। इसमें क्या रहेगा, इसमें संदर्भ नहीं लिखना रहेगा, इसमें आपको दिया रहेगा 5-5 प्रश्न। जैसे गद्यांश में इसका अनुवाद आपको नहीं करना रहेगा, इसमें आपको सिंपली 5 क्वेश्चन पूछेगा और 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन इसमें भी अथवा रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपको इसमें मैं बता दूं, आपके गद्यांश में तो 4 लेसन है, और 4 लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। ठीक है, 4 लेसन गद्यांश गद्य में और 7 लेसन पद में। तो जैसे अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, तो ये अशोक का फूल आपका चैप्टर है। तो आपको सबसे पहले गद्यांश और पदांश जो ये रहेगा, उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों तैयार करना। उधर तो सिर्फ आपको पाठ का नाम तैयार करना था, लेकिन इधर लेखक का नाम, क्योंकि इसमें आपको संदर्भ लिखना है कि आपको किस बुक से लिया गया और इसके रचयिता लेखक कौन है। तो इसमें जितने भी गद्य पद के आपके चैप्टर हैं उनका पाठ का नाम, लेखक का नाम आप सबसे पहले तैयार कर लो। फिर गद्य में आपके 2 चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट था राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, और आपको जो पद में, ठीक है, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 देगा, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपके टोटल 10 मार्क्स करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि है, पहले ही चैप्टर से आपके लिया गया पवन दूतिका, तो इसमें पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, नौका विहार, गीत, ये 4 लेसन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पदांश के लिए। ठीक है, तो पदांश में आपको 5 चैप्टर है। तो सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर गद्यांश पदांश में 4, गद्य में 7 इसमें है, तो जितने भी चैप्टर है चैप्टर का नाम, लेखक का नाम तैयार कर लो। और इसको आपको कैसे पहचानना है, इसके लिए एक वीडियो बनाया और डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 20 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। आपको जितने भी प्रश्न संख्या है, देखो इसमें कई सारा प्रश्न है। ठीक है, तो जो भी आंसर को आपको सॉल्व करना है, प्रश्न संख्या सही डालना है, जितने वर्ड में बोला है उतने वर्ड में लिखना है। वो प्रश्न को सबसे पहले करना है जो आपका सबसे सही हो, ये नहीं कि गलत प्रश्न से शुरू किए और एग्जामिनर पहले ही आपका नंबर काटना शुरू कर दे। ऐसे को अंत में लिखना है ताकि आपका टाइम, क्योंकि पेपर तो इजी रहेगा लेकिन बहुत लेंथी रहेगा, इसलिए आपको टाइम का खासा ध्यान रखना है कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि बड़े क्वेश्चन का जवाब लास्ट में दो, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को करके हटा दो ताकि आपके पास टाइम बहुत रहे। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन का आपको एक एक सॉल्यूशन मैंने बताया है। अगर आपके पास आज रात का भी टाइम है तो सारे वीडियो को देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और 10 के स्टूडेंट और आपको 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है। अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो आप हिंदी में इस वीडियो को देखने के बाद 95+ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हिंदी के पेपर में क्या आएगा, कैसे तैयार करना है, कहां से तैयार करना है, सब कुछ मात्र एक दिन में आप किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी करोगे आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पेपर को यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आप आपके पहला पेपर जो हिंदी है इसमें आप 70 में 70 स्कोर कर सको। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आपके पेपर में टोटल 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पेपर में इस बार 2 खंड होने वाले हैं। खंड अ, जिसमें OMR सीट पर आपको जवाब देना है, 20 नंबर का MCQ रहेगा। उसके बाद आपका 50 नंबर जो आपको जवाब देना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पेपर में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा और इस 20 MCQ क्वेश्चन को यूपी बोर्ड ने जारी किया है। तो आओ देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने आपके लिए दिया गया है और आपको आगे कौन से क्वेश्चन और तैयार करने हैं, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इसका जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? 4 ऑप्शन दिया, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लांतर युग। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल युग। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आप सभी को पता है चिंतामणि एक निबंध है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। उसके बाद गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। आप सभी को पता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद शुक्ल युग की समयाविधि है, यानी आपको इसकी समयाविधि बताना है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 से 1938 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आपको बताना है ये किस युग की रचना है, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? प्रश्न संख्या 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो सन 1843 से अब तक है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतीराम किस युग के कवि हैं? आप सभी को पता है मतीराम रीतिकाल। इस क्वेश्चन के बाद इसमें आपके रचन, अलंकार और व्याकरण भी आ गया। जैसे प्रश्न संख्या 11, हास्य रस का स्थायी भाव है, तो इसका करेक्ट जवाब हास है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि इसमें कौन सा अलंकार है। 13वां क्वेश्चन है, रूला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 4। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग किसे बोलते हैं? जो पहले लगता है। तो इसमें आ, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद? तो 2 भेद। पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय। आंसू का तत्सम रूप देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। ठीक है, अश्रु, रोना, अंशु, आग। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए। अब जैसे यहाँ पर 18वां क्वेश्चन पूछा है, यण संधि का सूत्र है, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे प्रश्न संख्या 19 है, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति आपको पहचानना है, तो इसका करेक्ट जवाब षष्ठी विभक्ति एक वचन। और फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो इसमें प्रथम पुरुष है और एक वचन, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो सर ये 20 MCQ क्वेश्चन के लिए जितने आपके मॉडल पेपर में है, इसको तो आप जरूर तैयार कर लो। इसके बाद मैंने आपको 300 MCQ क्वेश्चन कराया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो के बाद सबसे पहले खत्म होने के बाद इन 300 MCQ क्वेश्चन को तैयार कर लो। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी MCQ क्वेश्चन दिए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? इसके बाद आपके पेपर में वर्णात्मक प्रश्न संख्या ब, ये आपको कॉपी में जवाब देना। ठीक है। अब जैसे यहां पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। अब आपको ये गद्यांश पहचानना है कि किस लेसन से लिया गया। ठीक है। तो इसको जब आप पहचानोगे, देखो आपको हिंट दिया रहेगा। मित्रता वर्ड, आपको मित्र, यहां पर आपका एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है मित्रता। तो सबसे पहले जितने भी आपके गद्यांश के 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। ठीक है। तो आपके लिए गद्यांश के लिए 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक मित्रता और एक ममता। ठीक है। इन दोनों लेसन के जितने भी गद्यांश वाले क्वेश्चन है, उन सभी को आप प्रैक्टिस कर लो। ये 2 लेसन तैयार कर लोगे तो ये प्रश्न संख्या 1 आपका 6 नंबर का तैयार हो जाएगा। क्लियर है? इस आपके टोटल 4 लेसन है, तो इन चारों लेसन का आपको
पाठ का नाम, लेखक का नाम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संदर्भ लिखने आएगा। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना रहता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जितने भी लेसन आपके हैं चारों का पाठ का नाम, लेखक का नाम तैयार कर लो, और ये 2 लेसन के आप गद्यांश के सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो। तो आप जितने भी लेसन है उनके राइटर के नाम आपको देख लेना है। सेम काम आपको पदांश में भी करना है, जितने भी आपके पदांश में चैप्टर दिए उनके लेखक का नाम जरूर तैयार कर लो, और जो भी पिछले 3 साल में आपका दिया है उसको एक बार आप देख लो, ठीक है। अब आपका प्रश्न संख्या 3 रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वाराणसी, फिर वीर विनय पूजते और भारतीय संस्कृति, ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गद्यांश के लिए। तो जैसे यहां पर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, आपका एक चैप्टर भारतीय संस्कृति, तो आपको ये चैप्टर का सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। क्लियर है? तो ये आपको दिला देगा टोटल 5 नंबर। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 3 लेसन कौन कौन, वाराणसी, वीर विरण पूजते और भारतीय संस्कृति। संख्या 4 जो रहेगा, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको पदांश के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय संस्कृति, ये तो मैंने आपके लिए बताया ही, और 2 लेसन जो मैंने बताया उसका, और इसमें आप एक जीवन सूत्राणी जो आपका लास्ट लेसन है जीवन सूत्राणी, इसका आपको पदांश वाले जितने क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। फिर आपसे प्रश्न संख्या 5 पूछेगा, अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर, 3 नंबर का। तो जो भी आप सभी खंडकाव्य नहीं करना है, जो भी आपके जिले में खंडकाव्य है, अगर उस खंडकाव्य में कोई प्रमुख पात्र है, जैसे गांधी जी का चरित्र चित्रण, या फिर उस खंडकाव्य के कथनाक को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन जितने भी बच्चे, जो भी आपके जिले में खंडकाव्य है, जो इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया है, सिर्फ आपको यही 2 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। तो खंडकाव्य वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद किस किस लेखक का आपको जीवन परिचय तैयार करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी बोर्ड ने आपके लिए कुछ बताया है तो इसमें से एक पक्का आएगा। उसके बाद दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, 2 नंबर आपको इनकी प्रमुख रचनाओं पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद महाकवि सूरदास, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछेगा, अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो कोई भी एक श्लोक नहीं, 2 श्लोक तैयार कर लो, ताकि एक कोई पेपर में ना जाए। तो 2 श्लोक तैयार कर लो। अब प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब जैसे यहां पर दिया है कि 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें किसी 2 का करना है, ठीक है। तो चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, वीर केन पूजते, वीर विरण पूजते। तो 2 ऑप्शन आपको 2 आंसर जवाब देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पर्यावरण, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण, ये चारों टॉपिक पर अगर आप तैयार कर लिए तो एक इसमें आपका पक्का आ जाएगा। तो निबंध को आपको कहानी की तरह नहीं लिखना है। इसमें मैंने आपको बताया है 20 मिनट में कि आप निबंध को कैसे हेडिंग लगाओगे, कैसे सब हेडिंग लगाओगे, कैसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, कैसे हाईलाइट करोगे। तो आपको कहानी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आप देख लो। उसके बाद एमसीक्यू के लिए एक वीडियो बनाया, उसको आप देख लो। अब आप क्वेश्चन बैंक उठाओ। सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो गद्यांश पदांश वाले क्वेश्चन बताया उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो, जितना आपको 3 साल का मैंने कराया वो, और आपके क्वेश्चन बैंक में जो दिए, ठीक है। खंडकाव्य को अपने शब्दों में एक बार उसको देख लो, ठीक है। फिर जो कवि और लेखक का मैंने बताया जीवन परिचय, उनका आप सबसे पहले रचनाएं और जो भी उनके जीवन में जन्म स्थान, नाम, माता पिता का नाम, प्रमुख अगर कोई घटनाएं उनके जीवन में घटी है तो उनको, तो जितने भी जीवन परिचय मैंने आपको बताया लेखक कवि के, उसको आप एक बार देख लो, ठीक है। तो जितना इस मॉडल पेपर में आपको बताया गया उसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको हिंदी का मैं एक एक टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स बताओ कि आपको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उस पे मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई और आप चाहते हो कि एग्जाम के आखिरी दिन तक आपकी तैयारी कराई जाए और आपको वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आप कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें, वो 3 साल का पेपर मॉडल
मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। अभी हम लोगों ने इसकी फीस को 199 रुपए कर दिया है सभी विषयों के लिए, ताकि हर बच्चा जुड़ सके इस बैच में और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो आपके पास भी एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसकी फीस आपको जो भी पेपर खत्म होता जाएगा, नेक्स्ट पेपर की तैयारी आपको शाम को ही बता दिया जाएगा किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो ये आपको जिस तरीके से इस बैच में तैयारी कराया जाएगा, आप याद रखोगे कि आपको 10-12 की तैयारी कहीं से किए थे। तो जिनको भी जुड़ना है और डायरेक्ट शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे जुड़े हैं, नहीं तो आप इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें आपके ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है। इसी तरीके से आपकी सभी विषयों की जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से सभी विषयों का आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।